अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज से हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है पीएमडीसी ने आपका थोड़ा पैटर्न चेंज किया है एमसीक्यूज़ का। अब आपके पास 9 एमसीक्यूज़ होंगे इस बार एमडी कैट 2025 में। तो उसको हम किस तरह आसान तरीके से शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छे से सीख सकते हैं और इन एमसीक्यूज़ को किस तरह हल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का सेशन होने वाला है हमारा। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप लॉजिकल रीजनिंग ये वाली जो मुझसे करेंगे उसके बाद आपका माइंड ब्रॉड होगा। बायो में, उसके बाद केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में भी आपके जो एमसीक्यूज़ गलत होते थे आपकी रॉन्ग अप्रोच की वज़ह से, इंशाल्लाह वो भी आपके ठीक होना शुरू हो जाएँगे। तो लॉजिकल रीज़निंग इसकी वेटेज तो कम नज़र आती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 एमसीक्यूज़ अगर आप ठीक कर लेते हैं तो मेरे ख़्याल में आपका किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने का चांस 25 से 30% बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे जल्दी में गलत कर लेते हैं, अप्रोच नहीं पता होती, किस तरह सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम पीएमडीसी की ही सिलेबस पे चलते हैं कि उन्होंने हमें क्या गाइडलाइंस दी हैं। लॉजिकल रीज़निंग के हवाले से मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपके पास 6 कैटेगरीज़ हैं। आपने सबसे पहले फ़ोल्डर अपना निकाल लें। मेरे लेक्चर देने का यही सीक्वेंस होता है कि आप फ़ोल्डर निकाल लें और उसको नोट करना है। क्योंकि अभी तो आपके ज़हन में चीज़ें रहेंगी, लेकिन जब आप थोड़ा-सा टाइम गुज़रेगा तो वो भूलने लगेंगे आप। तो सबसे पहले अपना फ़ोल्डर निकालना, लेट के नहीं लेक्चर लेना। फ़ोल्डर निकाल लें, पेन निकालें और साथ-साथ नोट करना है अपनी चीज़ों को। इंशाल्लाह ये लॉजिकल रीज़निंग का सेशन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ भी करने की। स्टेप में मैंने देखा है, टिप्स में मैंने देखा है, बहुत ट्रिकी-ट्रिकी एमसीक्यूज़ जैसे मैथ के फ़ॉर्मूले रटा, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें। तो अजीब है, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी। मैं आपको सिंपल वे में बताऊँगा कि जो एमडी कैट में एमसीक्यूज़ आएँगे, जो पीएमडीसी ने आपके लिए बैंक बनाया है, उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आएँगे, हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ करेंगे ताकि आप विद इन टाइम अपने लॉजिकल रीज़निंग में 100% मार्क्स गेन कर सकें और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, मेरी बात याद रखिएगा, आपने लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए कितनी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी को सोल्व करने की अपनी अप्रोच होती है। हर कैटेगरी को हम सोल्व करेंगे ना तो उसकी अपनी अप्रोच है। अगर हमें कैटेगरी नहीं पता होगी एमसीक्यूज की कि किस तरह सोल्व करना है, तो हम डेफिनेटली वो एमसीक्यूज रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, 6 कैटेगरीज हैं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपके पास ये 6 ही कैटेगरीज हैं, इसके बाहर आपको कुछ भी पीएमडीसी ने गाइड नहीं किया। और हमारे पास जो एमडी कैट है, उसमें इन्हीं 6 कैटेगरीज़ में से एमसीक्यूज़ आते हैं। पहले तो एक-एक एमसीक्यूज़ आता था हर कैटेगरी से, या बाज़ औक़ात सैंपल लेटर एंड सैंपल में से 2 एमसीक्यूज़ आ जाते थे लास्ट टाइम। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना डिटेल में कैटेगरी विद एमसीक्यूज़, और ये एमसीक्यूज़ कौन से हैं, ये यूएचएस 2024 के एमसीक्यूज़ मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम्पल मिलने वाली है, आपके जो पैटर्न जहाँ जहाँ से आपको पेपर्स आएगा, वो वाला मैंने एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैं आपको चीज़ बता दूँ कि आपको एक पैरा दिया जाएगा। आप यहाँ पे हेडिंग दें, क्रिटिकल थिंकिंग का एक एमसीक्यूज़ आपको लाज़मी आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होगा, एक पैरा दिया जाएगा जैसे कोई भी किंग के बारे में दे दिया है, उसके बारे में थोड़ी-सी गाइडलाइंस दी जाएँगी कि भई ये चीज़ें होती हैं। या एक दफ़ा एमसीक्यूज़ आया है क्वीन एलिज़ाबेथ वाला, वो आया हुआ है। या ये वाला एमसीक्यू 2024 का ये आया हुआ है कि पाकिस्तान इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ के बारे में ये डिटेल दी हुई है। तो आपने इसको सोल्व करना है। इसमें आपको फिर 3 स्टेटमेंट दी होंगी। आपसे पूछेगा कि स्टेटमेंट 1 ही ठीक है या स्टेटमेंट 1 और 2 ठीक है या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इस तरह की अप्रोच आएगी। क्रिटिकल थिंकिंग का जो स्ट्रक्चर होगा वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके अलावा एमसीक्यूज़ नहीं आएगा, और यहाँ पे जो आपके पास एमसीक्यूज़ है ना, इसी सीक्वेंस के साथ आएँगे। नेक्स्ट है लेटर एंड सिंबल, ये हमें पता भी चल जाता है कि ये किस तरह का पैटर्न है सामने, और ये सबसे आसान है। लॉजिकल रीज़निंग में लेटर एंड सिंबल बहुत आसान होता है और इसी तरह का है। ये भी आपके पास जो एमसीक्यूज़ है, ये यूएचएस 2024 का एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट, इसको भी मैं सोल्व करने का आपको ट्रिक बताऊँगा, बहुत ही आसान वे में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कोई आपके लिए इश्यू नहीं होगा, इंशाल्लाह विद इन टाइम आप कर लेंगे। इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 30 से 40 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर लें इंशाल्लाह। नेक्स्ट है लॉजिकल डिडक्शन। अच्छा, लॉजिकल डिडक्शन और नीचे है लॉजिकल प्रॉब्लम। अब बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि दोनों चीज़ें सेम है, नहीं, कैटेगरी डिफरेंट है तो डेफिनिटली चीज़ों में फ़र्क आएगा। अच्छा, लॉजिकल डिडक्शन में ये है कि आपको सिनेरियो एक दिया जाएगा पूरा कि ये चीज़ फ़लाँ है और ये फ़लाँ है। तो इसमें से आपने डिड्यूस करना है, डिडक्शन करनी है कि इसमें से इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो गिवन डाटा से आपने जस्ट निकालना है। अच्छा, लॉजिकल प्रॉब्लम्स वो वाली आपकी लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप सर्कल बनाते हैं, आप
सर्कल बना के आप कहते हैं कि इतना होगा तो कितना होगा। तो ये आपका एक कैटेगरी है, ये इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसको भी बहुत ईज़ी वे में और सिस्टमाइज़्ड वे में हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये कोर्स ऑफ एक्शन है, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अच्छा, ये एक मसला चल रहा है, कोई चीज़ है, तो गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए या स्टेट को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए या आपको क्या करना चाहिए या आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है तो आपके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन ये वो तो यहाँ तो स्टेट बनाती है कि ये पॉलिसी हमने बनानी है, ये मसला चल रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है, रोड्स पे ये इशू आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ गया। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि स्टेट की तरफ से होती है ज़्यादातर, या कोई भी मतलब आपकी किसी रीजन के अंदर कोई अथॉरिटी है तो वो इसको डील करती है। तो कोर्स ऑफ एक्शन आपका इस तरह का होगा। अच्छा, कॉज़ एंड इफेक्ट ये सबसे आसान है और ये एक कॉज़ होगा, एक इफेक्ट होगा। इसमें एक ट्रिक है बड़ा मज़े का, वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी एंड पे बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, बहुत ही मज़े का क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फ़ोल्डर अपने निकाल लें, हेडिंग दें, ऊपर सबसे ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग की। अच्छा, वो कहता है कि अ, आपने अप्रोच इसकी कैसे रखनी है क्रिटिकल थिंकिंग का। मेरे जैसा जो बच्चा है जो थोड़ा-सा इतना इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन हार्ड वर्किंग है, वो क्या करेगा, वो स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। आपने एक हैबिट बनानी है अपनी। आपने जो है ना कंक्लूजन या स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़नी है। वो पहली स्टेटमेंट हमें देता है, पहली स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट आपके सामने, पाकिस्तान इज़ अ रिच कंट्री। अच्छा, मतलब ये इसने स्टेटमेंट लिख दी है, अगर ये ठीक है तो यहाँ पे कहीं लिखा होना चाहिए। इस पैरे के अंदर ना, इस पैराग्राफ के अंदर कहीं न कहीं ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे अभी पाकिस्तान इज़ अ रिच कंट्री लिखा हुआ है कि नहीं है, वरना हम गलत कर देंगे। फिर दूसरी स्टेटमेंट, पीपल फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड लिव इन पाकिस्तान। तो ये वाली हम स्टेटमेंट अभी चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट उसने दी है, पाकिस्तान इज़ होम टू एट लीस्ट 1 डॉल्फिन। अच्छा, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट को हम एक-एक करके चेक करते हैं कि ये हमारी जो गिवन सिनेरियो में गिवन है या नहीं है। फिर हम जल्दी-जल्दी इसको गलत कर देंगे या ठीक कर देंगे। पाकिस्तान इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ, पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ में रिच है एंड कल्चर। इट इज़ होम टू मैनी सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम आइबेक्स टू द इंडस रिवर डॉल्फिन एंड पीपल फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव मेड देयर होम हियर। मुझे यहाँ पे कोई ये नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान इज़ अ रिच कंट्री का कुछ हो, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं गिवन, सिंपल क्रॉस करना है, कुछ भी नहीं करना, बड़ा सारा क्रॉस करते हैं। ऑप्शन में देखो कहाँ पे लिखा है ओनली वन ठीक है या करेक्ट, भाई कभी ठीक नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन एलिमिनेटेड हो गया, ठीक है? एलिमिनेट, जस्ट आपने यहाँ पे फोकस करना है। सेकंड पे है पीपल फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड लिव इन पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा था कि इंडस रिवर डॉल्फिन से लेकर पीपल फ्रॉम मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव मेड देयर होम हियर। तो बहुत से कंट्री से लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज़ फोकस करनी है। अब किसको लग रहा है कि ये सेकंड वाला ठीक है स्टेटमेंट? जल्दी से बताएँ, ये सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक है? मैं वेट कर रहा हूँ आपका। सोचें, सोचें, जल्दी से पढ़ें। अच्छा, जिन्होंने कहा है कि ये ठीक है, तो भाई आप गलत हैं, ये नहीं ठीक। कैसे नहीं ठीक? यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कि पीपल फ्रॉम मोस्ट, इस चीज़ को आप नोट करें, पीपल फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव मेड देयर होम हियर। यहाँ पे वो क्या कहता है, पीपल फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज़। इसमें तो अफ़गानिस्तान, इंडिया, ऑल नेशनैलिटीज़ का मतलब है कि हर मुल्क, कोई मुल्क बाकी नहीं रहा। मोस्ट का मतलब है कि ज़्यादातर। पीपल फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड लिव इन पाकिस्तान। ये कहीं लिखा हुआ है ऊपर? नहीं, उन्होंने तो कहा कि मोस्ट कंट्रीज़ से रहते हैं, ऑल नेशनैलिटी से तो नहीं रहते। ये गलत है। ये थोड़ा ट्रिक था, थोड़ा-सा यहाँ पे आपके पास सोचने वाली चीज़ थी, जो हमने सॉल्व कर ली। अब आपके पास क्या बचता है? पाकिस्तान इज़ होम टू एट लीस्ट 1 डॉल्फिन, तो यही आपके पास ठीक है। ओनली 3 इज़ करेक्ट। यहाँ पे मैं आपके पास इसको कर देते हैं हम कि हमारे पास अल्फ़ा जो है वो ठीक है, ओनली 3 इज़ करेक्ट। ये हमारे पास गिवन है। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट जो मैं इसके डिटेल लेक्चर्स, अगर आप कहेंगे आप इस पे रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, तो मैं आपको इस कैटेगरी में ना क्रिटिकल थिंकिंग है, आपको 10 एमसीक्यू कराऊँगा इस सिनेरियो बेस पे। आपके इंशाल्लाह इस तरह के ट्रिक्स भी आपको फिंगर टिप्स पे होंगे। ठीक है? अब है लेटर एंड सिंबल। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने पता क्या करना है? लेटर एंड सिंबल में आपने मेरी बात याद रखें। कुछ टीचर्स कहते हैं कि एबीसी याद करें, ए को 1 कहें, बी को 2 कहें और पता नहीं ज़ी को 26 कहें, इस तरह याद करना है। कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने एबीसी लिखनी है। आपको 20 सेकंड लगेंगे एबीसी लिखने के। मैं भी आपके साथ ही लिखते हैं। चलें लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी,
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह 4-4 लिखने हैं, मतलब 4 अल्फ़ाबेट्स ऊपर लिखने हैं, फिर 4 नीचे, इस वे में लिखना है, ठीक है? बिल्कुल इसी वे में लिखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अभी देखते हैं, वो कहता है ऑब्ज़र्व द पैटर्न, इसको ना इसके पैटर्न को आपने ऑब्ज़र्व करना है और हमें बताना है कि भई इसमें से कौन-सा ठीक है। अच्छा देखिए, तीनों वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स को हम किस तरह करेंगे? आपने लेना है पहले हर वर्ड का पहला लेटर। देखिए इसका पहला लेटर कौन-सा है? इसका पहला लेटर है जे। इसका पहला लेटर क्या है? एच। इसका पहला लेटर क्या है? एफ। तो अब हमारा जो चौथा वर्ड है ना, फोर्थ वन वर्ड है, उसका लेटर का जो है पैटर्न यही होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं देखता हूँ, पहला वर्ड था जो जे, ये वाला जे है ना? दूसरा वर्ड क्या है? एच, ये वाला। तीसरा वर्ड क्या है? एफ, ये वाला। देखिए, पहले जे, फिर एक लेटर मिसिंग आई को स्किप किया उसने, फिर एच, फिर जी को स्किप किया, फिर एफ, फिर ई को स्किप करके डी नहीं लिखना? हुँ, अभी समझ आई, ठीक है? मतलब एक लेटर उसने स्किप किया है, तो मुझे या तो ये वाला ठीक लग रहा है या ये ठीक लग रहा है। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरा, दूसरे लेटर से हमें थोड़ी क्लैरिटी होगी। अच्छा दूसरा वर्ड है ई, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। तो डेफ़िनेटली जब ये एक पैटर्न चल रहा है, तीनों में ई है, तो चौथे में भी ई आएगा। तो ई किसमें है? इसमें ई है, तो डेफ़िनेटली ये वाला हमारा एमसीक्यूज़ ठीक हो जाएगा। अब अगर हमारे पास टाइम है, तो हम फोर्थ वन की तरफ ही चले जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि हमारे पास फोर्थ वर्ड क्यू है, थर्ड वर्ड सॉरी, फिर ओ है, फिर एम है। यहाँ पे मैं देखता हूँ, क्यू कहाँ पे गया हमारे पास? क्यू, फिर ओ, फिर उसके बाद एम और यहाँ पे हमारे पास के आना चाहिए, ठीक है? एक वर्ड इधर भी उसने स्किप किया है, तो हमारे पास ये के आ गया। तो ये यहाँ पे हमारे पास बीटा एमसीक्यूज़ आपका ठीक है। ये कोई मुश्किल काम है, इसमें ना हमें एबीसी के नंबर याद करने हैं, ना कुछ ये हमें वो डिटेल याद करने की ज़रूरत है। जस्ट आपने फ़ोकस करना है कि आपकी अप्रोच कैसी है। अप्रोच जितना आप सिंपल रखेंगे, आप उतनी आसानी के साथ किसी भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये चीज़ आप लॉजिकल रीज़निंग में भी सीखेंगे, ये बायो में भी सीखेंगे, केमिस्ट्री में भी सीखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में भी सीखेंगे, ठीक है? और फिज़िक्स उसके लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको दूँगा। इस पे आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मेरी आएँ तो आपको पता चल जाए। और यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस लेक्चर के रिस्पॉन्स के बारे में कि लेक्चर की क्वालिटी, आवाज़, हर चीज़ बताइएगा किस तरह है। ठीक है? अब है लॉजिकल डिडक्शन। अब लॉजिकल डिडक्शन ये बड़ा कमाल का एमसीक्यूज़ है, ये भी 2024 का एमसीक्यूज़ है। तो मैं आपके लिए सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ 2024 की, ताकि ये यूएचएस 2024 का है। शेज़ैब एमयू के भी एमसीक्यूज़ हम शामिल करेंगे। हर बोर्ड को हम मतलब हर प्रोविंस को हम टच कर रहे हैं। सबसे पहले कहता है एक्स, वाई एंड ज़ी आर द 3 होल नंबर्स। क्या कह रहा है? कि एक्स, वाई एंड ज़ी आर 3 होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? वो आपको अच्छे से पता है जो कि अच्छा यहाँ पे है वो जो ज़रूरत नहीं है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम यहाँ प्राइम नंबर भी लिखा है जो कि 2 से स्टार्ट होते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें इतनी डिटेल में जाने की। हमारे पास क्या पूछ रहा है वो? कहता है कि 3 होल नंबर हैं जो कि 24 से कम हैं और 11 से बड़े हैं। क्या मतलब? मतलब वो फिर जो नंबर होंगे वो 12 से लेकर 23 के दरमियान होंगे, ऐसे ही है ना? वो कहता है ये 3 नंबर हैं एक्स, वाई एंड ज़ी आर द 3 होल नंबर्स लेस देन 24 बट ग्रेटर देन द 11। लेस देन 24 क्या होता है? 23 होता है आई गेस, ऐसे ही होता है मेरे ख्याल में, इतनी मैथ तो आती है हमें। बट ग्रेटर देन 11, 11 से बड़ा, तो 11 से बड़ा 12, तो रेंज क्या है? एक्स, वाई, ज़ी 12 से 23 के दरमियान कोई नंबर होंगे तीनों। अब हमें वो हिंट देगा एक्स इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन-सा होगा? 12 सबसे छोटा है, तो ऑप्शन में कहीं 12 लिखा हुआ है? एक्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ है, 11 तो हमारी वो सीरीज़ में नहीं आता। तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट प्राइम प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मतलब इतना ही आपने याद रखना है। अच्छा जी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कहता है एक्स इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 12 है, लेकिन एक्स के बारे में ऑप्शन में 12 नहीं दिया गया, 13 से स्टार्ट किया तो स्मॉलेस्ट 13 हमारा जो नंबर बन गया वो 13 बन गया। यहाँ तो अल्फ़ा ठीक है, या हमारे पास बीटा ठीक है। चार्ली और डेल्टा कभी ठीक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर ही 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, इन्होंने 11 से स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि वाई इज़ द लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3।
तो लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास जो रेंज हमें दी गई है, उसमें 23 है। 23 3 पे डिवाइड होता है? नहीं। 22 होता है? नहीं। 21। तो 21 वो लार्जेस्ट नंबर है हमारी रेंज के अंदर जो 3 पे डिवाइड होता है, तो y इज़ 21। तो ये वाला ठीक है, y इज़ 21। तो ये हमारे पास ये हो गया y इज़ 21। तो बीटा हमें सही लग रहा है ना, कुछ हद तक बीटा हमें सही लग रहा है। तो अभी हम लास्ट वाले जो अपना नंबर उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। वैसे आपको थोड़ा-सा कंफर्म हो जाए, आप लगाएँ, आगे निकलें। टाइम एंड पे बचे, अगर बबल फिल नहीं की हुई आपने, तो फिर वापस आके एक तसल्ली कर लें। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होता है। Z इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 11। तो Z वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 11 पे डिवाइड होगा। तो 11 पे मेरे ख्याल में एक ही नंबर है, 11 ना 13 11 पे डिवाइड होता है, ना 14 15 16 17, देख लें आप, अगर होता है तो मुझे बताइएगा। तो 22 वो नंबर है जो 11 पे डिवाइड होता है, वो स्मॉलेस्ट ही बन जाता है फिर, ठीक है। 11 जो है 22 आएगा, मतलब Z इज़ 22। तो ये हमारे पास स्टैम्प लगे कि हमारा बीटा आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत ही आसान, ईज़ी वे में हमने किया है और कोई भी आपको इतना ज़हन अपना खपाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आपके पास लॉजिकल डिडक्शंस के एमसीक्यूज़ भी हम मज़ीद कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हुए। तो लॉजिकल रीज़निंग को मैं आपके लिए बड़ा आसान करना चाह रहा था, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, कोई इस बच्चों ने इस तरह इतनी टेंशन ली हुई है, अकेडमीज़ ने वो फ़ॉर्मूले बना-बना के दिए हुए हैं कि भई इस तरह करना है, ये करना है, इस फ़ॉर्मूले को रटो, एबीसी के नंबर्स दे दिए हैं, पता नहीं क्या-क्या कर दिया। बच्चों को पहले फिज़िक्स करनी है, उन्होंने ब केमिस्ट्री करनी है, उन्होंने बायोलॉजी करनी है, तो इतना ना उन पे बर्डन डालें। बहुत आसान है लॉजिकल रीज़निंग को अगर आप सिस्टमैटिक वे में करते हैं अप्रोच के साथ। अच्छा, ये लॉजिकल प्रॉब्लम का ये है, ऑल हैमर्स आर टूल्स, सम टूल्स आर यूज़लेस थिंग्स, ऑल यूज़लेस थिंग्स आर ट्रैश। इसको हम बड़े मज़े के वे में करते हैं। अच्छा, इसको रुकें अभी, इसको लास्ट पे करते हैं। अभी हम कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ चलते हैं ताकि हमारा ये जल्दी-जल्दी हो जाए, क्योंकि लेक्चर पहले थोड़ा-सा लंबा हो गया। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन है, माय लैपटॉप बैटरी इज़ लो एंड नीड्स टू बी चार्ज्ड। क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है ना, वो लो है और उसको चार्ज की ज़रूरत है। जब बैटरी लो है तो उसको चार्ज ही करना है। मोबाइल की बैटरी ले लें, लैपटॉप की छोड़ें। आपका मोबाइल की बैटरी लो है, तो आपने इसको चार्ज करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे? कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहले स्टॉप यूजिंग द लैपटॉप टू सेव पावर। मोबाइल को मतलब इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। मोबाइल की बैटरी लो है, तो आप मोबाइल को इस्तेमाल करना ही छोड़ दें ताकि बैटरी बच जाए। एक ये कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, है? सूटेबल लग रहा है? मतलब मेरे मोबाइल की बैटरी कम हो गई है, अब मैं जब मोबाइल इस्तेमाल करना ही छोड़ दूँ। मतलब मैं क ये मतलब इस सेंस में सोचें कि मोबाइल आपने इस्तेमाल ही नहीं करना। चार्ज करने का ऑप्शन भी तुम्हारे पास होता है ना? तो गेट अ न्यू फुली चार्ज बैटरी एंड रिप्लेस इट विद माय ओल्ड वन। क्यों भई? नई बैटरी क्यों लेनी है आपने? आपके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हुई है, उसकी चार्जिंग ख़त्म हुई है, बल्कि बैटरी ख़त्म नहीं हुई। तो उसकी जब चार्जिंग ख़त्म हुई है, तो आपको नई बैटरी डलवाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, ये तो हमें सिंपल वे में समझ लग गया, 2 नहीं ठीक। तो ये वाला बीटा भी नहीं ठीक होगा, चार्ली भी ठीक नहीं होगा, अल्फ़ा और डेल्टा की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि स्टॉप यूजिंग द लैपटॉप टू सेव पावर, तो ये भी ठीक है। तो देखिए, एक आपको स्टेटमेंट दी है, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि बैटरी लो हुई है तो उसको चार्ज करना चाहिए, ना कि उसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी लेक्चर बनाना है, अब मेरी आईपैड की जो बैटरी है वो अभी आपको शायद शो हो रही हो, 60% बैटरी है। तो इसकी बैटरी लो होगी, मैंने लेक्चर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा मुझे ये बताएँ? मैं आईपैड इस्तेमाल करना ही छोड़ दूँ? मैं मतलब मेरी जो अर्जेंसी है, मैंने लेक्चर आपको डिलीवर करना है, तो मैं इसको इस्तेमाल करना छोड़ दूँ, क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है? डेफ़िनेटली रॉन्ग है, मुझे ज़रूरत है, मैंने बनाना है, बैटरी लो है तो लो है भई, क्या करें इस पे? इसको चार्ज करो जाके, तो ये भी कोर्स ऑफ एक्शन आपका ठीक नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर ठीक है, वो है डेल्टा, नाइदर 1 नॉर 2 आर इज़ करेक्ट। इसमें आपने डेल्टा की तरफ जाना है। होप सो कि बड़ा मज़े का ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत अच्छे वे में आपको सॉल्व करवा दिए। इसके भी हम एमसीक्यूज़ मज़ीद कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों बच्चों। लिख रहे हो, जाग रहे हो ना, फ़ोल्डर पे नोट कर रहे हो चीज़ों को। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो यार प्लीज़ कर लो। टाइम बहुत कम है, इसको अच्छे वे में कर लो। आपको बहुत अच्छे लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं और होप फॉर द बेस्ट। मेरे ख्याल में थोड़ा-सा जोश दिखाओ अपने अंदर, एनर्जी लेके आओ, सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। एमडी कैट में अगर एडमिशन लेना है, आप मेडिकल कॉलेज में होंगे, सोचें, मेडिकल कॉलेज की वीडियोज़ देखा करें, मोटिवेशन लिया करें और पढ़ा करें अच्छे से। कोई कुछ भी नहीं रखा, ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं और डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा। आपने इन चीज़ों में बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना।
लास्ट है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। अच्छा, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट में हमारे पास क्या कहता है, एक कॉज़ होगा, एक इफ़ेक्ट होगा। द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज़ द टैक्सेस ऑन ऑल बिज़नेसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने भी बिज़नेसेस हैं उस पे टैक्स बढ़ा दिए हैं। भई रोज़ का काम है, डेली बढ़ते रहते हैं टैक्स। मेनी स्मॉल बिज़नेसेस विल हैव टू क्लोज़ देयर ऑपरेशन इन पाकिस्तान। तो जो छोटे बिज़नेसेस हैं जिनकी अर्निंग पहले ही मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो डेली का 10,000 कमा रहे हैं बिज़नेसेस, सेल सारी कर-कुर के अपना 10,000 कमा रहे हैं। तो टैक्सेस जब बढ़ेंगे तो 10,000 में से मज़ीद उनको 2,000 देना पड़ रहा है। तो जो छोटे बिज़नेसेस हैं वो पहले ही 10,000 कमा रहे हैं। जो बड़े बिज़नेसेस होते हैं वो 1 लाख कमा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको भी तकरीबन 2,000 3,000 देना पड़ रहा है। जो छोटे बिज़नेसेस हैं उनको 10,000 में से 2,000 देना पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेगा वो स्मॉल बिज़नेस भी वाले करेंगे। तो वो कहता है वन इज़ द कॉज़ एंड टू इज़ द इफ़ेक्ट। मुझे तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस इंक्रीज़ किए हैं तो स्मॉल बिज़नेसेस वालों को लग रहा है, जो छोटे-मोटे कारोबार करते हैं उनको ये लग रहा है कि भाई अब हमें तो इसमें बचत नहीं हो रही, तो अब ये कारोबार बंद करना चाहिए, तो किसी और तरफ देखते हैं। तो 2 इज़ द कॉज़ एंड 1 इज़ द इफ़ेक्ट हैं, ये तो मतलब नहीं पॉसिबल। बोथ 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज़। ये अब इंडिपेंडेंट कॉजेज़ है, मतलब इनकी वजह कोई इंडिपेंडेंट है। बोथ 1 एंड 2 आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉज़। ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये देखें कि टैक्सेस जो है ना बिज़नेसेस पे लगाए गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो स्मॉल बिज़नेस कर रहे थे, जो छोटे-मोटे कारोबार कर रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि हमें बचत नहीं हो रही, तो हमें अब क्योंकि गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने हम पे टैक्स लागू किया है, तो अब हमें अपने कारोबार में बचत नहीं हो रही, हमें अब ये बिज़नेस क्लोज़ करना चाहिए। ये याद रखिएगा, चार्ली में देखिएगा, कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में कि जिसका काज़ ना हो। अगर वो यहाँ पे होता है ना बोथ 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स, इसकी मतलब कोई काज नहीं है, ये ऑप्शन कभी भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं गिवन, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता कॉज एंड इफेक्ट में कभी भी कोई भी चीज़ है उसकी हमेशा कोई ना कोई काज होगी। मतलब मोन्टेन जो लावा है, मोन्टेन में से जो लावा निकलता है, उसकी भी रीज़न है, हर चीज़ की रीज़न है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाई जिसकी कोई ना कोई वजह ना हो। तो अगर आपको आता है बाज़ एमसीक्यूज़ में, ये मैंने देखा है कि बोथ 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स विदाउट एनी कॉज़, इस तरह का कोई आपके पास ऑप्शन आया, आपने पहले नंबर पे देखते सार इसको गलत करना है, क्योंकि हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज़ होगी। यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन बन रहा है, वो आपके पास 1 बन रहा है। आप टैली कर लीजिएगा, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करता हूँ। अब आपके पास रह गया एक लास्ट आपका एमसीक्यूज़, जिसको हम देख लेते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम में। अच्छा, लॉजिकल प्रॉब्लम्स आपके पास प्रॉब्लम्स ही हैं, इसमें क्या आपने बॉक्सेस बनाने हैं। अच्छा, ये इस तरह आपने हवा में सॉल्व नहीं करना है। ऑल हैमर्स आर टूल, ठीक है? सबसे पहले ना ऑल हैमर्स है, हैमर्स का एक बना लिया इस तरह बॉक्स, हैमर है। इसको कहें ऑल हैमर्स आर टूल, जितने भी हैमर्स हैं ना वो टूल है। तो मतलब ये टूल वाला एक हमारे पास सर्कल है, उसके अंदर हैमर्स है। तो जितने भी हैमर्स हैं, तो जितनी भी हैमर्स हैं वो टूल हैं यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद वो क्या कहता है, सम टूल्स आर यूज़लेस थिंग्स। तो कुछ टूल्स हैं, तो आपने ना ये वाला जो सर्कल है ना वो कुछ टूल के साथ अटैच करना है, ये इसको यू लिख दें, यूज़लेस थिंग। पूरा-पूरा नहीं लिखना है, ये पूरा लिखने बैठ जाएँ। अगर अल्फ़ाबेट सेम हो पहले, फिर थोड़ा-सा लिख लें आगे, ताकि पता चले कि भाई ये हैमर ही लिखा है। ये वाला आपके पास हैमर ही लिखा हुआ है, ये आपके पास टूल लिखा हुआ है, ये यूज़लेस थिंग है। तो ये आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरी कहता है, ऑल यूज़लेस थिंग्स आर ट्रैश। जितनी भी यूज़लेस थिंग है, तो अब हम ये वाला जो है ना, इसको मैं थोड़ा-सा कर देता हूँ। ऑल यूज़लेस थिंग, जितनी भी यूज़लेस थिंग्स हैं वो क्या है? ट्रैश, टी से। तो ये आपके पास एक सिनेरियो बन गया, ठीक है? अब हम इसको पढ़ते हैं और इसको देख के हम सॉल्व करेंगे। सम हैमर्स आर ट्रैश, उधर नहीं अब देखना, आपने आप इधर फ़ोकस करना है अपना, ठीक है? सो कहता है सम हैमर्स, कुछ हैमर्स आर ट्रैश। तो इसको थोड़ा-सा हम लिख देते हैं ट्रैश। सम हैमर्स आर ट्रैश, नहीं भाई, हमें कोई भी इसमें से हैमर ट्रैश नहीं नज़र आ रही। देखें, एक सिनेरियो ये है कि हैमर अलहदा है, ट्रैश के साथ तो ये हो ही नहीं रही। ट्रैश वाला तो ये ब्लू वाला है ना, तो ये ब्लू वाला तो बिल्कुल भी हैमर की कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास गलत है। सम टूल्स आर ट्रैश, जो कुछ टूल्स हैं वो ट्रैश हैं। टूल्स और ट्रैश, हाँ, ये आ रहा है, देखें ये टूल्स है और ये ट्रैश है। ये देखें, ये ब्लू वाला, ये हमारे पास ट्रैश है और ये रेड वाला हमारे पास टूल है।
तो ये थोड़ा-सा कर रहा है, तो सम टूल्स आर ट्रैश, ये ठीक है। नेक्स्ट है ऑल यूज़लेस थिंग्स आर टूल। जितनी भी यूज़लेस थिंग्स है ना, वो आर टूल्स। लेकिन टूल तो कुछ कुछ यूज़लेस, सम यूज़लेस थिंग्स आर टूल हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ आई हो। इसको थोड़ा रिपीट कीजिएगा। इसको थोड़ा समझने के लिए आपको खुद एफ़र्ट करनी पड़ती है, ठीक है? ये आप बॉक्सेस बनाते हैं ना, जैसे मैं सोच के कर रहा हूँ, तो ये वाला हमारे पास गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है वो बीटा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आपने जस्ट एक बॉक्सेस बनाने हैं और यहाँ से देख के सिनेरियो निकालना है। ये जब तक आप खुद अपनी कॉपी पे कर नहीं रहे होंगे ना मेरे साथ, आपको मेरे सुनने से समझ नहीं आएगी। आपको लगेगा पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। ये सीक्वेंस के साथ एक-एक स्टेप को फ़ॉलो करना होता है, फिर जाके आपके पास ये सॉल्व होता है। होप सो कि मैंने 6 कैटेगरीज़ आपको पढ़ा दी हैं। लॉजिकल रीज़निंग यही है, यही पैटर्न होगा, यही चीज़ें होंगी और एक तो चीज़ थोड़ी-सी डिफ़रेंस है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इस रिस्पॉन्स को देखते हुए। ये मेरी तरफ से बेस्ट लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश की गई है। सारे पास पेपर को हमने इंक्लूड किया है, जो आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आते हैं। टू द पॉइंट मैंने आपको लेके गया हूँ और एक-एक चीज़ बताई है। अगर आप चाहते हैं मैं हर कैटेगरी पे डिटेल लेक्चर बनाऊँ, तो आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।